हाय फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा बिंदु पर। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम लूसेंट के पहले थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे जितने भी होंगे। तो मैं एक इसका जो इतिहास का वो था परिचय था वो मैंने आपको बता दिया, उससे जो क्वेश्चन थे वो भी मैंने बता दिए है। ये आज इसका दूसरा पार्ट है। ये प्राचीन भारत का इतिहास के स्रोत। तो इसकी थ्योरी पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद 80 जो है पीवाईक्यू लगाएंगे। ये कंप्लीट है, इससे बात कुछ नहीं है। ठीक है, तो आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन। प्राचीन भारत, इससे पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। एक है धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा है विदेशियों का विवरण, चौथा है पुरातत्व संबंधित सर्च। तो हमें 4 प्रकार से जो है जानकारी मिलती है। धर्म ग्रंथ देखेंगे। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारियां जहां जहां महत्वपूर्ण है वहां वहां मैंने हाईलाइटर पहले इस किताब को पढ़ा था, तो इसलिए मैंने हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, तो जहां जहां हाईलाइट है या नीचे ऐसे लाइनिंग खींची हुई है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बुक को मैंने पढ़ा है, उसके लिए आप उसके बाद आपको पढ़ा रहा हूँ। ये नहीं कि बुक उठाया बस आपको पढ़ाने लगा। ठीक है, भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद है, जिसके संकलन कर्ता महर्षि किसने द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों के नित्य और अपौरुषेय मानती है। वेद 4 होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। वेद कितने प्रकार के होते हैं पूछा जाए तो 4 प्रकार के। सबसे प्राचीन कौन सा होता है? तो ऋग्वेद, और सबसे नया अभी जो जोड़ा गया सबसे बाद वाला अथर्ववेद। ठीक है, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये जो इन चारों वेदों को संहिता कहते हैं। ठीक है, पूछा जाएगा जो 4 वेद हैं इनको क्या कहा जाता है, तो इनको संहिता कहा जाएगा। और इन तीनों वेदों को वेद त्रयी कहा जाता है। ठीक है, इसको लास्ट वाले को छोड़ करके आगे देखेंगे ऋग्वेद। ऋग्वेद के बारे में हम पढ़ेंगे। वेद 4 होते हैं, जिनमें से पहला कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद के बारे में हम पढ़ेंगे। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, पिछली बार ये पूछा गया था 1028 सूक्त, वालखिल्य पाठ के 11 सूक्तों सहित यहाँ जो 1028 इनमें, एवं 10,462 ऋचाएं हैं। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। इस वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, यहाँ याद रखिएगा, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। पूछा जाए गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, तो सूर्य देवता सावित्री को। ठीक है, इसके 9वें मंडल में देवता सोम को समर्पित है। पूछा जाएगा कि ऋग्वेद का 9वां मंडल किससे समर्पित है, तो बताएंगे आप सोम से। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। ऋग्वेद का सबसे बड़ा 10वां मंडल है। इसमें नदी स्तुति सूक्ति, नदियों की प्रशंसा, पुरुष सूक्ति, वैदिक समाजशास्त्र, नासदीय सूक्त, ब्रह्मांड के सृजन संबंधित विभिन्न अनुमान, सूर्य सूक्त, विवाह श्लोक आदि सम्मिलित है। चतुस्वार्य समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है। इसके अनुसार 4 वर्ण ब्रह्मा, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि पुरुष
ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुआ है। नोट यहाँ देखेंगे, धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों से स्पष्ट विभेद करता है। ऋग्वेद ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य जिसका वध नहीं किया जाता शब्द का संबंध गाय से है। पूछा जाएगा कि ऋग्वेद में गाय को क्या कहा गया है, तो अधन्य कहा गया है। ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख तो है किंतु आत्मा का नहीं है। पूछा जाएगा ऋग्वेद में किसका उल्लेख नहीं है, तो ऋग्वेद में आत्मा का उल्लेख नहीं है। ईसा मसीह पूर्व एवं इसको तब पढ़ा जाएगा ईसा के जन्म से पर आधारित है। इतना इंपॉर्टेंट देख लीजिए, ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय को ईसा पूर्व कहा जाता है, जिसे बीसी आप कहते हैं, बिफोर। ठीक है, जैसे पूछा नहीं जाता है। यहाँ से देखिए आप, ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। नोट देखेंगे, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। ऋग्वेद यहाँ खत्म हो गया है। अब देखेंगे यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या है, सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अथर्वयु कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यजुर्वेद में यज्ञ और उसके विधि विधानों का संकलन मिलता है। देखिए इसमें भी कैसे याद रखें, यज्ञ वाला, ये यजु में भी यज्ञ टाइप में आ रहा है, अगर हटा दे दो, ठीक है, इससे देखो मिल रहा है, यज्ञ यजु में मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसे याद रखें। आगे देखेंगे, यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलि विधि का भी वर्णन किया। अरे यज्ञ होगा तभी तो लोग बलि देते हैं और पूजा, यज्ञ में पूजा होता है, उसी में तो बलि देते हैं। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। ये भी पूछा जाता है कौन सा ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है, तो यजुर्वेद है। आ जाएगा सामवेद। देखिए साम है, यहाँ संगीत है, ठीक है, तो सामवेद की जब बात होगी तो आप देखेंगे संगीत, ठीक है, सा से साम, स से संगीत। साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसरों पर गाए जाने वाले ऋचाओं मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्धृत कहते हैं। इसके संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्त हैं जो प्रायः ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। नोट देखेंगे, यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। अब देखेंगे अथर्ववेद। अथर्व ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनता है। औषधियों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व तो इस बात में है कि उसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों और अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद की प्रतिनिधि सूत्र माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय, गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों, औषधियों, श्राप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, आत्म आदि का विवरण दिया गया है।
कुछ स्थानों में जादू टोना का भी वर्णन है, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जादू टोना वाला। अथर्ववेद में परीक्षित के को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश के समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। वेदों की जो कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन तथा और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों को का प्रतिनिधित्व करती हैं। सकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवन शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद दो भागों में बांटा गया है। मध्याधीन और काव्य शुक्ल यजुर्वेद अथवा वाजस्नेय संहिता की शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं काष्ठक, कणि, सटल, मैत्रायणी और सतरीय है। कौथुम, टाणायनीय और जैमिनीय या तलौकार सामवेद की शाखाएं। अथर्ववेद की शाखा शौनक और पैपलाद है। नोट: सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद तथा सबसे बाद वाला वेद अथर्ववेद है। अब यहाँ पढ़ेंगे ब्राह्मण, आर्य और उपनिषद। संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, आर्यों तथा उपनिषदों का स्थान है। इसके उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं जिसे सारणी दिए गए हैं। ऋग्वेद के लिए ऐतरेय और कौशितकी, यजुर्वेद के लिए तैत्तिरीय तथा व शतपथ, सामवेद के लिए पंचविंश, अथर्ववेद के लिए गोपथ। इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार से पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐतरेय में राज्याभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। शतपथ में गंधार, शैल्य, कैकय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। पूछा जाएगा वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किस ब्राह्मण का स्थान है, तो बताएंगे शतपथ। आर्य में यज्ञ के से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। उपनिषदों की संख्या 108 है, ये इम्पोर्टेंट है, जिसमें 13 को मूलभूत उपनिषद की श्रेणी में रखा गया है, जिसमें यज्ञ से जुड़ी दार्शनिक विचार, शरीर, ब्राह्मण, आत्म तथा ब्राह्मण की व्याख्या की गई है। आगे देखेंगे स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयणी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री का पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। पूछा जाएगा आपसे कि शतपथ ब्राह्मण में स्त्री का पुरुष की क्या कहा गया है, तो आप बताएंगे अर्धांगिनी।
जाबालोपनिषद के चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। वेदांग एवं सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। वेदों की को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांग की रचना हुई है। ये हैं शिक्षा, शुद्ध उच्चारण शास्त्र, कल्प, कर्मकांडी, कालिका, कर्मकांडी विधि, निरुक्त शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र, व्याकरण, छंद व ज्योतिष। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य की प्रणयन किया गया है। स्रोत, गृह तथा धर्म सूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञ विधि विधानों, कर्मकांडों तथा राजनीतिक विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम, बुद्धायन, आपस्तंभ, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना जाता है। पुराण देखेंगे। पुराण भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इसके पुत्र उग्रश्वा माने जाते हैं। इसकी संख्या 18 है। पूछे पुराणों की संख्या कितनी है तो आप बताएंगे 18 है, जिसमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्रह्मा और भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। नोट यहाँ देखेंगे। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक से में लिखे गए हैं। स्त्रियों तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिर में किया करते थे। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। अब देखेंगे जैन, बौद्ध, जैन और अन्य साहित्य। जातक में बुद्ध के पुनर्जन्म पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान की प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र अनेक कथनों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य का आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रामाणिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन, कृत्य तथा अन्य समकालीनों के साथ इसके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त जिसे कहते हैं यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अनुवादक सामशास्त्री। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हाड़ के द्वारा किया गया। कल्हाड़ द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी राजाओं की नदी है। पूछा जाए कल्हाड़ की कौन सी पुस्तक है तो आप बताएंगे राजतरंगिणी। पूछेंगे राजतरंगिणी किसकी पुस्तक है तो आप बताएंगे कल्हाड़। इस ग्रंथ में 8 सर्ग हैं, जिन्हें तिरंगा की संज्ञा दी गई है। इनमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन है। इसमें है राजतरंगिणी में।
अरबों की सिंध विजय के वृत्तांत चर्चनामा लेखा किसे कौन चर्चनामा के अली अहमद में सुरक्षित है। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण का प्रथम पुस्तक के लेखक कौन है? पढ़िनी है। पूछा जाएगा अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पढ़िनी है। पाणिनि है। पूछा जाएगा कि पाणिनि ने कौन सी पुस्तक लिखी है जिसमें संस्कृत भाषा व्याकरण का प्रथम पुस्तक है? तो आप बताएंगे अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ था। आगे देखेंगे कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इसके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी देखेंगे। यूनानी रोम लेखक टेसियस, यह ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस, जिसे आज ईरान कहा जाता है, फारस को वर्तमान में किस नाम से जाता है? ईरान के से संबंध का वर्णन किया जाता है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। सिकंदर, सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में नियार्कस, अनेसिक्रिटस तथा अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय हैं। मेगास्थनीज, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। यह सेल्यूकस निकेटस का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। पूछा जाता है मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन पूछा जाता है। इसने अपनी पुस्तक कौन सी लिखा था? इंडिका, ये भी याद रखना। मैं मौर्य, इंडिका में क्या लिखा है? मैं मौर्य युगीन साम्राज्य एवं संस्कृत के विषय में लिखा है। इसने जो अपनी पुस्तक लिखी है इंडिका, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कैसे क्या है, कैसे दरबार बना है, कैसे महल बना है, और क्या इनके राजा के साथ का युद्ध क्या है, हाथी घोड़े इनके सैनिक कैसे रहते हैं, इस सब के बारे में जानकारी इसने इंडिका पुस्तक में लिखा है। कौन लिखा? मेगास्थनीज ने। ठीक है, यही सब पुस्तक में लिखा हुआ है। पचो है डाइमेकस, यह सीरिया नरेश अंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। डायोनियस, यह मिस्र नरेश टालमी फिलाडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया था। टालमी, इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। प्लिनी, इसने, और इसको कर देता हूँ, जो प्लिनी था इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियस सी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। अब चीनी यात्री कौन कौन से थे इसको देखेंगे। पहले नंबर पर फाहियान, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। पूछा जाता है फाहियान किसके में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा है। संयुगन, आप देखेंगे संयुगन के बारे में।
यह 508 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। अब आए हमारे हेन सॉन्ग जो कि बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। देखिए इसको याद कैसेंगे, हा से हेन सॉन्ग, हा से हर्षवर्धन। हेन सॉन्ग यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हेन सॉन्ग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपीसा पहुंचा। भारत में 15 वर्ष तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। यह बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय स्थित में अध्ययन करने भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र करके ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सीयूकी नाम से प्रसिद्ध है। एक पुस्तक है सीयूकी, उसी पुस्तक में इसने सब लिखा है कि भारत के जो जहाँ जहाँ भी यात्रा की उसी के बारे में लिखा है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसमें हर्षकालीन समाज, धर्म, राजनीति के बारे में वर्णन किया गया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। हेनसॉन्ग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य एवं शिव की प्रतिमा का भी पूजन किया था। नोट, हेनसॉन्ग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। सिंह चौथा नंबर देंगे। यह 7वीं शताब्दी में अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय में भारत का वर्णन किया। अब देखेंगे अरबी लेखक कौन कौन थे। इसमें है अल-बिरूनी। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अल-बिरूनी ख्वारिज्म या खीव आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब-उल-हिंद या तहकीक-ए-हिंद, भारत की खोज, जिसका हिंदी मतलब होता है, आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक वृत्तांत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार-तौल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। अगले हैं इब्न बतूता। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया है इसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रेहला कहा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारी देता है। 1337 की डेट याद रखना में दिल्ली पहुंचने पर उसने विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। अन्य जो लेखक हैं उनको देखेंगे। अन्य लेखक तारानाथ, यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कंयूर तथा तंयूर नामक ग्रंथ की रचना की। इससे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोलो, यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। पुरातत्व संबंधित साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता सर एलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। एलेक्जेंडर री, ए.एच. लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट सर्वर, जेम्स बर्गर, वाल्टर
इटिलियस, ये सभी भारत के पुरातात्विक स्थलों के उत्खनन से संबंधित हैं। इन लोगों ने भट्टीप्रोलु, भट्टे प्रोलु, घंटासाला, अमरावती आदि स्थलों की खुदाई की। 1400 ईस्वी से पुरातत्व बोजाकोई, एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नास्त्य अश्विनी कुमार के नाम से मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म वैष्णव संप्रदाय विकसित होने का प्रमाण यमन राजदूत होलियोडोटस टोरस एवं के वेशनगर विदिशा जिसे कहते थे गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख सहगौरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खनन सुरक्षित रखने के लिए उपयोग है। सर्वप्रथम भारत में होने वाला हुण आक्रमण की जानकारी तीसरी स्तंभ लेख से प्राप्त होते हैं। भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरण अभिलेख शासक कौन था? भानुगुप्त से प्राप्त होती है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उसके अभिलेख के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। काश्मीरी नवपाषाणिक पुरातत्व बुरहोम से कर्तावास गड्ढाघर का साक्ष्य मिलता है, जिसमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। यह मनुष्य के साथ वहां पालतू कुत्ते को भी दफनाए जाने की प्रथा प्रचलित थी। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहते हैं। इसी को साहित्य में करसापर्ण कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यमन शासकों ने किया है। महत्वपूर्ण अभिलेख, यहाँ अभिलेख है, यहाँ शासक है। हाथी गुफा अभिलेख किसने लिखा था? कलिंग राजा खारवेल ने। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदमन। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। प्रयाग प्रशस्ति लेख समुद्रगुप्त। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय होगी। मंदसौर अभिलेख मलवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। समुद्रगुप्त की बीड़ा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। ये इम्पोर्टेंट है। अरिकमेडु पौंडीचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त होते हुए हैं। नोट यहाँ लिखा है। सबसे पहले भारत के संबंध बर्मा स्वर्ण भूमि वर्तमान में म्यांमार, जिसे बर्मा है इसको वर्तमान में नाम दिया गया है म्यांमार। मलाया स्वर्णद्वीप कंबोडिया कम्बोज और जावा द्वीप से स्थापित हुए। उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली नागर शैली एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की शैली द्रविड़ शैली कहलाती है। दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नगर एवं द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा, अतः यह वेसर शैली कहलाती है। पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैलियों से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली का कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। पंचायतन मंदिर का उदाहरण जैसे कंदरिया महादेव मंदिर जो खजुराहो में है,
ब्रह्मोत्सव मंदिर जो कि भुवनेश्वर में है, लक्ष्मण मंदिर जो कि खजुराहो में है, लिंगराज मंदिर जो कि भुवनेश्वर में है, दशावतार मंदिर जो कि देवगढ़ मध्य प्रदेश में है, घोड़ेश्वर मंदिर जो कि महाराष्ट्र में है। अब यहाँ तक हो गया है। अब इसका देखेंगे हम क्वेश्चन क्वेश्चन। मैंने इस किताब को पढ़ा है इसलिए मैंने इसमें टिक लगा दिया है, जो भी सही है। आगे चल के टिक नहीं लगा है वो मैं आपको करवाता हुआ चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध की जानकारी देने वाले स्रोत को क्या कहा जाता है? ऐतिहासिक स्रोत कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रमाणित है। सही है ये। तीसरा नंबर देखेंगे। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो वो है ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना गया है? तो कौन सा है? पुराण है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है और जो उस ग्रंथ में नहीं है वो विश्व में नहीं है? वो कौन सा है? महाभारत। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है तो किसका है? बौद्धों का। 7वां नंबर देखिए। जातक किसका ग्रंथ है? तो ये है बौद्ध का। त्रिपिटक जातक दोनों कौन सा है? बौद्ध का है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। मिलिंद पाहों मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बुद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? नाग सेन। 9वां नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा रही सकती है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू का पर प्रकाश डाला गया है? तो किसका डाला गया है? राजनीतिक का। ये मैंने आपसे बोला था ना, ये क्वेश्चन 11 में। कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? राजतरंगिणी। ये भी पूछ सकते हैं राजतरंगिणी किसकी पुस्तक है? तो कल्हड़ की। 12 नंबर देखेंगे। अष्टाध्यायी किसकी द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा लिखी गई है? पाणिनि द्वारा। महाभाष्य के रचनाकार का नाम है? तो क्या नाम है? पतंजलि। 14 नंबर देखेंगे। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक था? कौन थे? अग्निमित्र। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी? किसके द्वारा लिखी गई थी? बालभट्ट द्वारा। विक्रम चरित्र की रचनाकार का नाम है? का नाम है? बिलहड़। चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है? विराज रासो। ये इंपॉर्टेंट याद रखना। 18 नंबर देखिए। निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? हेरोडोटस नहीं था। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? कौन किया सबसे पहले? मेगास्थनीज ने। 20 नंबर देखें। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? क्या नाम था? इंडिका। इसी में चंद मौल की जानकारी दी है। जियोग्राफिया की रचना किसने की? स्ट्रैबो ने। फिनी की पुस्तक का नाम? नेचुरल हिस्टोरिया। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। पेरिप्लस पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी की रचना किसने की थी? अज्ञातनामा यूनानी लेखक ने। फाहियान कहाँ का निवासी था? कहाँ का था? चीन का। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त। ठीक है, ये फर्स्ट सेकंड में भी
बहुत डाउट होता है। ठीक है, द्वितीय में आया तो फर्स्ट में नहीं आया। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? मैं आपको बताया हर्ष हेनसॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। 29 शताब्दी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस समाज को रुहमा कहकर संबोधित किया था? तो किसको किया था? पाल को। अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? मोहम्मद गजनवी के। इसी के साथ तो आया था। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? ये बहुत पूछा जाता है, मोरक्को से। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? किसके आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के। 1333 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख ने राजदूत अब्जुर्रजाक ने किस विजयनगर साम्राज्य के शासक ने विजयनगर की यात्रा की थी? देवराज सेकंड। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? 1861 में। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? दयाराम साहनी। इसको ऐसे याद रखेंगे, जब किसी जमीन आप हड़प लोगे तो आपको क्या आने लगती? दया आने लगती है। क्या है उसकी जमीन हड़प लिए, फिर वो राम राम करता है, दया में राम राम गलत हुआ, उसकी जमीन हड़प ली गई। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है। 35 नंबर देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो ये कब हुई थी? 1921 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 36। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है वे हैं दयाराम साहनी और आकलदार नरसी। 37 नंबर देखेंगे। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को पुरातात्विक खुदाई से प्रभावी थे सर जॉन मार्शल। 38 नंबर देखेंगे। न्यूमिस्मेटिक क्या है? ये क्या है? सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। ऐसे ऐसे नाम है। 39 में देखेंगे। एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि वहां से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं वे वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र व नासत्य का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेस था। ये बहुत बार पूछा है। 41 नंबर देखेंगे। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? वह प्राकृति व ब्राह्मणी में। 42 नंबर देखेंगे। कहाँ से अशोक ने द्विभाषाई ग्रीक व अरामाइक का अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सार ए कुना से या कंधार जिसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। अशोक ने मनसेहरा पाकिस्तान जो कि है एवं शाहबाजी गढ़ी ये भी पाकिस्तान में से प्राप्त शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया है? ये किया गया है खरोष्टी लिपि का। देखिए हम पाकिस्तान से हमेशा रोस्ट रहते हैं, इसलिए वहाँ की जो भी भाषा है खरोष्टी है, ऐसी याद रखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाई से बाई ओर लिखी जाती है? ये है खरोष्टी लिपि है। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। हेलियोडोरस का देशनगर अभिलेख संदर्भित है तो किससे संदर्भित है? केवल वासुदेव से। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है?
तो वो है हाथी गुफा। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। सर्वप्रथम भारत में विरुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? तो रुद्र दमन द्वारा। 48 नंबर है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? रुद्र दमन के। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य ने अशोक के दोनों का उल्लेख चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो यह है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो किसमें? प्रयाग के। 51 नंबर देखेंगे। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? ये भी समुद्रगुप्त था। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे। मेहरौली दिल्ली जो कि दिल्ली में स्थित है, लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? ये हुआ था चतुर्थ सदी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे। दिल्ली में मेहरौली के कुब्बत उत इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? ये है चंद्र की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? तो सती प्रथा का एरण अभिलेख में मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। 55 नंबर देखेंगे। एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो ये भानुगुप्त से। यहाँ 3 चीज पूछा जाता है कि सती प्रथा का उल्लेख कहाँ है? तो एरण अभिलेख में। इसका किससे एरण अभिलेख किससे संबंधित है? ये है भानुगुप्त। ठीक है, गोल गोल इसी में घुमाता रहेगा तुमको। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे। ऐहोल प्रशस्ति की रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? ये वह पुलकेशिन द्वितीय के। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ मिलती है? तो ये मिलती है ऐहोल अभिलेख से। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे। सॉरी, कवि कालिदास का नाम उल्लेख किस लेख में संबंधित है? ये होता है ऐहोल के उत्तीर्ण लेख में। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे। अभिलेखों को ऐतिहासिक पुनर्कथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? ये राजराजा फर्स्ट ने। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे। कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा का कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? तो ये होता है उत्तर मेरू। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे। भारत में सिक्कों का प्रचलन कब आरंभ हुआ? तो 600 ईस्वी पूर्व में प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे। भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है, तो है आहत की। मैंने आपको भी थ्योरी में पढ़ाया ये बात। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई हैं? ये चलाई हैं इंडो बैक्ट्रियन ने। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए हैं? तो यह कुषाण के। पूछेगा सोने के सर्वाधिक सिक्के किसने जारी किए हैं? तो कुषाण ने। शुद्ध सिक्के पूछे तभी पर कुषाण ने। क्वेश्चन नंबर 65 में देखेंगे। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के थे? ये भी सीसा के। ऐसे याद रखेंगे, सा से सातवाहन, सा से सीसा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 66। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं जारी किया? ये कुषाण शासकों ने। मैंने अभी बताया कि सबसे अधिक सोने सिक्के किसने चलाए थे? तो कुषाण सॉरी। फिर वही क्वेश्चन पूछा गया है। 67 नंबर। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? तो गुप्त काल में। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? तो वह गुप्त काल में। चलाया किसने था? लेकिन कुषाण ने।
68 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थल में से रोमन सिक्के मिले हैं? ये है अरिकमेरु से। क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वहाँ पता है आपको, गुफाएं हैं, भीमबेटका की गुफाओं को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे, प्राचीन काल में भारत के लोग बर्मा को किस नाम से जानते हैं? तो ये है स्वर्ण भूमि। 61 नंबर देखेंगे, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? ये है कंबोडिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे, प्लिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में है? ये है लैटिन भाषा में। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे, चचनामा सिंध का इतिहास है और मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? ये लिखा गया है अरबी भाषा में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 74, भारत में सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशी इतिहासों तथा वीर गाथाओं का को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? ये है मगध का। 75 नंबर देखेंगे, चीनी यात्री सुंगयुंग ने भारत यात्रा की थी तो 518 से 522 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे, महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईसा पूर्व तिथि का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हुआ है? तो पुलिकेशियन सेकंड का एहोल अभिलेख में मिलता है इसका वर्णन। क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे, रवा तक अभिलेख संबंधित है, इससे है कनिष्क से। क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे, भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो हेरोडोटस ने किया था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 79 किसने ब्राह्मणी एवं खरोष्ठी लिपियों को उद्वाचित किया? तो किसने किया था? जेम्स प्रिंसेस ने। उद्वाचित मतलब होता है पढ़ा, किसने पढ़ा है? जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा था। 80 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत का की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? यह है खरोष्ठी लिपि। और यहाँ आपके 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आपको अभी जैसा वीडियो लगे आप कमेंट में बताइएगा, हम वीडियो में अपने और सुधार करेंगे। और इतने दिन वीडियो नहीं बनाए थे क्योंकि हमारे जीभ में छाला पड़ गया था। अब आगे से आपको डेली वीडियो मिलेगा। धन्यवाद।